जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है। उम्मीद करता हूँ सब बहन भाई ठीक हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ, आपकी दुआएं हैं। तो नाजरीन, काफ़ी दिनों से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर सका, इसके लिए मैं माजरा चाहता हूँ आपसे। तो मैं आज आपको अपनी स्टोरी फिर जो है ना कंटिन्यू करने जा रहा हूँ आपसे। तो जो गुजारिश है कि जिन भाइयों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया, तो उन भाइयों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को क्लिक करें, ताकि मेरी जो भी आने वाली नई वीडियो आप तक आसानी पहुंच सके, हर वक्त और बर वक्त पहुंच सके। तो अगर किसी भाई को मालूमात चाहिए होती है किसी किस्म की इस डेंकी के मतलब, तो मैं वो अल्हम्दुलिल्लाह आपको दे सकता हूँ, क्योंकि मैं इन रास्तों से गुजर चुका हूँ। तो इन रास्तों में जो जो मुश्किलात आती हैं तो वो मैं इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करता रहूँगा, एक सदक़ा जारिया समझ के। तो मैं जितनी हेल्प हो सकी, मेरी कोशिश यही होती है कि अगर मेरी ज़ुबान से अगर किसी भाई की मदद हो सके तो मैं वो कर दूँ। अगर 2-4 मिनट 10 मिनट मेरी ज़िंदगी से किसी के लिए निकल जाएंगे तो वो मेरे लिए शायद आखिरत में कोई सदका जारिया समझ के अल्लाह पाक को जो है ना मुझे बख्श दें। तो चलते हैं नाजरीन, जहाँ से मैंने सफ़र शुरू किया था, स्टार्ट किया, और जैसे मैं आया, मैं ईरान तक अपना जो है ना अपनी कहानी आपको बयान कर चुका हूँ। तो दरअसल नाज़रीन, ये जो उर्दू ज़ुबान है ना, ये मेरी कौमी ज़ुबान है, मेरी मादरी ज़ुबान नहीं है। मादरी ज़ुबान मेरी पंजाबी है। तो लिहाजा जो है ना, अगर उर्दू में कोई गड़बड़ हो जाए, कोई छोटा मोटा लफ्ज़ आगे पीछे हो जाए, तो मैं उसके लिए माजरा चाहता हूँ। तो चलते हैं, जैसे मैं ईरान पहुंचा, ईरान में मैंने जैसे आगे सफ़र स्टार्ट किया अपना। ईरान में जब वो हमको लेके आए, बलोची का घर था, तो उसमें आके उसने हमको बंद कर दिया। तकरीबन हम 50 के करीब आदमी थे उधर। तो वो खाना वगैरह लेके आया। खाना जब हमको उसने दिया तो वो खुबस थे, बड़ी बड़ी रोटियां थी और अचार लेके आया। तो उससे तो खाना हमसे नहीं खाया जा रहा था, ना कोई प्याज वगैरह कुछ भी नहीं था। तो खैर मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह अपने साथ वो अचार लेके गया था, अचार निकाला, काफ़ी लड़कों को दिया भी उधर। फिर वो सब भाइयों ने जो है ना मज़े से खा के अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र अदा किया, क्योंकि 2 दिन हो गए थे खाना हमने तसल्ला से नहीं खाया था। उधर नहाए वगैरह सारा अपना जो है ना वो हमने अपना फ्रेश, अपने आप को फ्रेश किया। तो उसके बाद जब तकरीबन 2-3 घंटे रेस्ट करने के बाद, वो डालों के दरमियान वो बड़े बड़े जो डाले टैप होते हैं, मजदे टैप होते हैं, वो ले आए, और उन्होंने हमें 5-5 6-6 आदमियों को बिठा के तो किसी ऐसी जगह पे ले गए जहाँ पहले से लोग मौजूद थे। उधर कम से कम हम 200 के करीब बंदे जमा हो चुके थे, हमसे पहले भी वो उधर थे। और जो जब हमको लेके गए तो हम तकरीबन 200 के करीब हो गए। तो उधर हमको काफ़ी देर उन्होंने बिठाए रखा, तकरीबन 3-4 घंटे उधर हम ना बैठे रहे। वो छत ऊपर जो है ना बरामदा टाइप बना हुआ था, तो उसके नीचे हमको बिठाए रखा। गर्मी बहुत ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा शिद्दत से गर्मी बढ़ रही थी। तो हम साया ढूंढ रहे थे, कभी उस साइड में बैठ रहे थे, कभी उस साइड में बैठ रहे थे। तो हवा बिल्कुल नहीं चल रही, तो बड़ा हमको वो उलझन सी महसूस हो रही थी। खैर उधर बैठे काफ़ी देर, उधर 3-4 घंटे बैठने के बाद उधर उन्होंने हमें फिर निकाला गलियों के दरमियान से। वो मतलब बॉर्डर एरिया ही था, और वैसे भी उनका कोई अपना आगे पीछे जो है ना उन्होंने वगैरह कंट्रोल वगैरह स्कार्ड लगा के, तो हमको गलियों से पैदल गुजार के तो एक जगह पे ना साथ में ऐसे चौक था, चौक के अंदर उन्होंने गली के अंदर हमको सबको ना बिठा दिया। तो फिर उधर उन्होंने वो जो है ना डाले लगाए, डाले जो आप डाले तो समझते हैं हम, गाड़ियाँ जो होती हैं, उसके अंदर उन्होंने तकरीबन 30-30 आदमियों को, 35-35 आदमियों को एक एक डाले में बैठाया। जो बंदे की जो जगह जो सही रीजनल बनती है, वो 10 आदमी उसमें बआसानी तरीके से बैठ सकते हैं। तो हमको 30-30 आदमियों को उन्होंने बैठाया, क्योंकि वो पीछे से ओपन होते हैं। उसमें जान जाने का खतरा जो है ना 110% होता है, 100% भी नहीं, 110% होता है जान जाने का खतरा। खैर उस टाइम बैठना पड़ता है, तो उसमें बंदा बैठ भी नहीं सकता है। तो एकदम से वो सबको खड़ा करते हैं। खड़ा करने के बाद जब बोलते हैं खड़े हो जाओ, उठकर बंदा खड़े हो जाते हैं सारे। तो वो एकदम से वो 1 2 3 गिनते हैं, और उसके बाद बोलते हैं कि आपने बैठना है। और जब बंदा बैठ जाता है, किसी की टांग जिधर फंसी हुई है, जिसका हाथ जिधर फंसा हुआ है, कोई उनको लेना देना नहीं होता है। बस उन्होंने फिर उधर से वो डाले जो है ना दौड़ाने शुरू कर देने होते हैं। खैर वो दौड़ाना शुरू किए, दौड़ाते 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 तो काफ़ी टाइम जो है ना लग गया उनको। तकरीबन 24 घंटों के बाद उन्होंने ना जाके हमें एक ऐसी जगह में रखा कि जिसके जहाँ पे जाके उन्होंने हमारा गाड़ियों के अंदर उन्होंने जो है ना ट्रांसफ़र किया गाड़ियों, छोटी गाड़ियाँ जो टैक्सी टाइप थी।
तो ऐसी जगहों पे जाकर उन्होंने डाले लगाए और वहाँ जाके हमको जो है ना ट्रांसफ़र कर दिया। तो यकीन माने नाज़रीन, जब वो हम डालों में बैठे हुए थे, पीछे हमारे आर्मी लग गई। ईरानी फ़ौजी जो थे वो, उनको पता चल गया, मुखबरी होगी कि ये बंदे जो है ना अनलीगल ये डाले जा रहे हैं। तो खैर वो पीछे लग गए। उन्होंने फायरिंग वगैरह तो ना की, लेकिन उन्होंने पीछे डाले ज़रूर लगाए। और हकीकत में वो डाले ऐसे ऐसे ऊपर, ऐसे ऊपर नीचे जो है ना सड़कों के ऊपर ऐसे लग रहा था कि जैसे अभी हम नीचे गिर जाएंगे और हमारी जो है ना, अल्लाह माफ़ करे, डेथ हो जाएगी, क्योंकि स्पीड इतनी थी, 200 से ऊपर वो जा रहे थे। तो खैर हमने अल्लाह अल्लाह करके, उन्होंने बलोची होते हैं, उनको तो कुछ नहीं होता, क्योंकि उनको पता होता है कि अगर पकड़े गए तो ज़िंदगी जो है ना हाथ से चली जाएगी, क्योंकि अंदर भी उन्होंने सारी ज़िंदगी फिर उनकी गुजर जाती है इंसानी स्मगलिंग के केस में। तो खैर वो उन्होंने ना एकदम से, फिर ऐसे जंगल था, जंगल के सहरा था, सहरा के उसने किनारे पे डाले खड़े किए और उसने मसन के छड़ी निकाली और कहता निकलो इधर फ़ौरन से, और इशारा किया और भगाना शुरू कर दिया। और हमको बोलता है, सामने इशारा किया, कोई हमारा उधर लेने डेंकर नहीं है, कोई हमको पूछने वाला नहीं है, कोई बोलता इधर से भागते जाओ, इशारा किया, उसने बोला भाग जाओ। हमको भी पता था पीछे आर्मी लगी हुई है, तो हमने भी अपनी जान बचा के ना, हमने कहा चलो हम बच जाएं, दौड़ना शुरू किया। और मतलब कि पहाड़ जैसा था, पहाड़ के पीछे हो गई। तो हम उधर जाके ना जो बैठ के काफ़ी दूर अरसा जाकर, कोई उधर ना कोई डेंकर है हमारे पास, ना कोई जेंट है, कोई हमको किसी किस्म का कोई पता नहीं है। और गर्मी की शिद्दत इतनी ज़्यादा हो रही थी, इतनी ज़्यादा हो रही थी कि कम से कम जो है ना 40 से ऊपर टेम्परेचर दर्जा जा रहा था। तो वो खजूरों के तने, खाली खजूरों के तने खड़े थे और कुछ भी नहीं था। तो हम उनके साथ साया ले रहे हैं, साया भी उनका नहीं था, बिल्कुल सीधा साया उनका खड़ा था। तो हमने जब उधर बैठे, बहुत देर, काफ़ी देर बैठे रहे। तो नाजरीन इस बात पे ज़रा गौर करना कि खुदा की कसम, मैंने उधर एक आदमी को देखा, उसकी हालत ऐसी थी, हम शौक से आ जाते हैं डेंकी लगा के ना, बड़े आराम से आ जाते हैं, खुश होके आ जाते हैं कि चलो डेंकी लगाते हैं। डेंकी को लगाना कोई आम बात नहीं है। खुदा की कसम आज भी हमारी आंखों में आंसू आ जाते हैं जब हम उस मंज़र को, वो मंज़र हमारी आंखों में आता है, हम उसकी सोच करते हैं या अपने आप को उस जगह पे लेके जाते हैं दोबारा माइंडली तौर पर, तो दिल खून के आंसू होता है कि हमने यार क्या क्या देखा, किस किस रास्तों से हम गुजर के आए हैं। और मुझे पता है कि अगर माँ बाप देख लें ना कि हमारा बेटा इन रास्तों से गुजर के गया है, तो यकीन माने वो उनके साथ अल्लाह माफ़ करे पता नहीं क्या हो जाए। तो हमने उधर एक मतलब अंकल थे, उनकी तकरीबन उम्र 40 से ऊपर थी, 40-45 साल थी। तो कुछ शौक से तो वैसे आता नहीं है, हर बंदा मजबूर होकर निकलता है। कुछ जो यंग नौजवान होते हैं वो शौक के मारे भी आते हैं, कब ज़्यादा तादाद जो है ना शौक के मारों की होती है, जो शौक चढ़ा होता है कि हमने परदेश में जाना है, उधर जाके गोरियां देखनी है, उधर जाके याशियाँ करनी है, हमें आज़ादी मिल जाएगी। तो इस शौक के अंदर आके ना बंदे अपनी जान गवा बैठते हैं। तो वो जो चाचा थे, हमने देखा उतनी गर्मी में, इतनी शिद्दत की गर्मी पड़ रही थी कि कोई एक बूंद पानी की नहीं दे रहा था, एक बूंद जो है ना पानी की नहीं दे रहा था। चंद लड़कों के पास पानी था, मेरे पास भी नहीं था, लेकिन जो तकरीबन 4-5 लड़के थे, 6 लड़के होंगे जिनके पास पानी था। और पानी भी गंदा पानी के, अगर बंदे को आज़ादी के तौर पे, जब बंदा आज़ाद होता है तो उसको कहे ना कि मैं तुम्हें 1000 रुपया दूंगा कि इसका एक घूंट मार लो, 5000 रुपया दूंगा एक घूंट मार लो, तो वो बंदा नहीं पीता है। पता नहीं उसमें जानवरों ने पेशाब किया होता है, क्या क्या कुछ किया होता है, लेकिन वो पीना पड़ता है उस टाइम पे। तो कुछ लड़कों ने उधर से पानी भरा हुआ था, तो चाचा बोल रहा है यार खुदा के लिए पानी दे दो, पानी दे दो। कोई भी नहीं पानी दे रहा उसको ना, कोई भी नहीं पानी दे रहा। तो उसने पता है आखिर में क्या बात की, कहता है आपको अल्लाह का वास्ता है मेरे मुंह में पेशाब कर दो। खुदा की कसम, ये मैंने अपनी आंखों से ये सीन देखा है। तो इसके आगे भी मैं आपको सारे सीन बताऊंगा, जो मेरे भाई मेरी स्टोरीज को सुनेंगे। तो इससे आगे आगे जो स्टोरी है मैं आपको सुनाऊंगा ना, कि मैंने इटली तक जो पहुंचा तो मैंने कैसे कैसे मंजर देखे, कैसे कैसे किन किन रास्तों से मैं गुजर के आया हूँ। तो मैं तो अभी अपने घर वालों को, मेरे भाई जो छोटे हैं उनको भी बड़ा शौक चढ़ा हुआ है, तो उनके सामने मैं हाथ जोड़ता हूँ। उनको गालियाँ भी मैंने कई दफ़ा निकाली हैं कि खुदा के लिए तुम बाज आ जाओ। मुझे तो पता नहीं अल्लाह ने कैसे बचा के तो इधर तक पहुँचा दिया है, तो मैंने तो अपनी आंखों से हाल देख ली है, तो मैं क्यों आपको मशवरा दूँ, अपने खून को इधर सूली पे चढ़ा दूँ। तो खैर उधर से नाज़रीन जब चले तो नहीं, तकरीबन काफ़ी देर हम बैठे रहे, काफ़ी देर जो है ना बैठे रहे। तकरीबन शाम का टाइम हो गया, सुबह 12-1 बजे के हम बैठे हुए, गर्मियों के दिन थे, 8-9 बजे जाके दिन गरूब होता है, सूरज गरूब होता है। तो फिर खैर एक डेंकर आया,
ड्रिंकर आया, उनको तो पता था हमने इधर लड़के उतारे हो। खैर उसने, उनका इलाका होता है, उनको उनका काम भी यही होता है। उसने हमें ढूंढ लिया जंगल में, हम बैठे हो, जंगल था, सहरा था, तने बस लगे हुए थे। तो उसके पास ना वो आ गया। तो तकरीबन 6-7 लड़कों का ग्रुप ऐसा था कि जिनका इत्तेहाद होता है। जो भाई डेंकी में है उनसे मैं यही गुजारिश करूंगा जो रास्ते में आ रहे हैं कि अपना इत्तेहाद होना चाहिए, आपके साथ इत्तेहाद होना चाहिए। जो लड़के 5-7-10 लड़के होते हैं, इनका इत्तेहाद होगा, आपको डेंगर भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अगर डेंगर का भी जोर उसके ऊपर चलता है, जो 1 या 2 आदमी होते हैं तो उनको वो गालियां भी निकालता है, उनको गालियां निकाल के दूसरे आदमियों के ऊपर प्रेशर डालता है। एक बंदे को या 2 बंदे को मारेगा, गालियां निकालेगा, दूसरा बंदा देख के ऑटोमेटिकली उसके ऊपर प्रेशर आ जाता है। तो वो 10-15 बंदों 10 बंदे थे या 12 बंदे थे, उनका इत्तेहाद था, वो एक इलाके के भी थे। तो उन्होंने, वो जब डेंकर आया लेने के लिए, तो उसने सबसे पहले ये बोला कि हमें हमारी जो है ना हमारे एजेंट के साथ बात करवाओ। खैर वो कहता नहीं चलो मैं तुम्हारी बात करवाऊंगा। उन्होंने बोला कि हम भाई नहीं जाएंगे, अगर बात नहीं करवानी तो हम नहीं जाएंगे बिल्कुल भी। खैर उसने बड़ी जो है ना जोर लगाया, आधा घंटा घंटे तक इसी तरह ना वो लड़ता रहा उनके साथ, जो है ना ये इस तरह जोर लगाता रहा कि नहीं नहीं जाओ। खैर उसने बात करवाई, जब उसने नंबर मिलाया ना उसका, तो वो लड़के कहते हैं अपने जेंट से कि तू भाई जेंट जो था ना उनका इलाके का था। ये भी एक बड़ी बात होती है कि अगर गांव का जेंट हो या आप उसको पहले से जानते हो, तो इसमें भी बड़ी बात होती है कि आप उसको पकड़ सकते हो डेंकी का दौरान कि भाई हमारा बेटा किधर है। तो बाज लोग जो होते हैं ना साथ वाले गांव का, या कोई पता नहीं होता है, फोन के ऊपर भी, मोबाइल के ऊपर निकाल के ना नंबर, तो वो एजेंट के साथ रब्ता करके आ जाते हैं। बाद में वो घर वालों को भी नहीं पता होता हमारा बेटा किधर चला गया या किधर, किसी को पूछने वाले भी नहीं होते। तो खैर जो एजेंट के साथ उन्होंने रब्ता किया, उन्होंने बोला कि भाई तू हमारे इलाके का है, हमारे गांव का है, हम तेरे को जानते हैं अच्छी तरीके से। तो जो हमारे साथ जुबान की थी कि 1 घंटा या 2 घंटा जो है ना आपको ज़्यादा से ज़्यादा स्टे करना पड़ेगा किसी जगह पे, आपको खाना मिलेगा, पानी मिलेगा, हर चीज़ मिलेगी, जैसे ये एजेंट लोग करते हैं, लालच देते हैं। तो उसने कहा कि आपको हर चीज़ मिलेगी, वो इस बात की बिल्कुल भी टेंशन नहीं करो। तो उसने कहा कि तूने हमारे साथ जुबान, अगर हम वापस आ गए, पहले नंबर पे तो हम वापस आ रहे हैं, हम रोड के ऊपर जा रहे हैं, पकड़ाई दे रहे हैं, और हम जब वापस आ गए तो तेरी हम जो है ना मतलब के, उसने बहुत ज़्यादा गालियाँ दी जेंट को ना हमारे सामने। और जेंट डर गया क्योंकि उनके इलाके का था, उनको पता था कि इसके बाप ने अगर मेरे ऊपर इंसानी स्मगलर का केस करवा दिया तो मैं मारा जाऊँगा। खैर उसने बोला कि आप जिस तरह भी हो सकता है ना, ये एक दफ़ा ये जितना आपको सफ़र करवाते हो उतना सफ़र कर लो, आगे आपका रास्ता जो है ना दूसरे लड़कों से अलहदा हो जाएगा, तो आपको जो है ना दूसरी अलहदा गाड़ियों में डाल दिया जाएगा। खैर उन्होंने जो है ना इसी तरह किया। तो रास्ता उन्होंने तकरीबन आधा घंटा उसके बाद चले, गाड़ी आ गई, डाले, फिर दोबारा आ गए, डाले नहीं बल्कि टैक्सी आ गई। तो टैक्सियों में उन्होंने डाल के 5-5, 6-6 बंदों को टैक्सियों में डाला, तो रवाना हो गए। जब चलते रहे, गाड़ियाँ चलती रही, एक जगह पे जाके ना उन्होंने गाड़ियों को ब्रेक लगाई और वो इकट्ठा कर दिया एक जगह पे ना। फिर साहब को उधर को चौकी थी, उधर से उन्होंने वो पैदल क्रॉस करवाना था गाँव खेतों के दरमियान से, तो उन्होंने वो पैदल क्रॉस करवाया, पैदल जब उन्होंने क्रॉस करवाई, वो चौकी क्रॉस करवा के, तो आगे जो है ना फिर उन्होंने वो टैक्सी आगे लगा के तो फिर हमको ले गए। तो नाजरीन उसमें हमको जो है ना जब दोबारा चौकियां क्रॉस करवा के पैदल हमको काफ़ी अरसा उन्होंने, काफ़ी देर तक उन्होंने, तकरीबन 2-3 घंटे हम पैदल चलते रहे। तो जब टैक्सियों में दोबारा हम बैठने लगे तो उन्होंने फिर हमें डिक्कियों में डाला। जहाँ 6 बंदे थे वहाँ 12-12, 13-13 आदमी वो उन्होंने टैक्सी में डाल दिए। 5-6 बंदे, 6-7 बंदे, बल्कि 8 बंदे जो है ना, 6 या 7 बंदे उन्होंने आगे बिठाए, और 4-4 बंदे जो है ना डेंकी के दौरान जब वो हम डिक्की में उन्होंने हमको डाल दिया। तो उस टाइम तो नाज़रीन खैर मेरी इतनी सेहत भी नहीं थी, मैं पतला था थोड़ा सा, तो मैं घुस गया उसके अंदर, लेकिन सांस घुट रहा है, तो बड़ी बेचैनी जी परेशानी हो रही है जब पहली दफ़ा। खैर उसने जब ऊपर से रबड़ निकाली ना, जो होती है रबड़ साइडों में लगी होती है डिक्की के ऊपर, तो थोड़ी सी सांस हमारी जो है ना खुल गई, हमें थोड़ा सा सुकून महसूस हुआ। तो खैर हम थोड़ी जो है ना अपना आपको आसानी महसूस की।
तो चलते रहे हमारे साथ एक भट्ट लड़का था, उसने ना डिक्की को जोर जोर से, उसके दिल को घबराहट हुई। कुछ लोग मरीज होते हैं, कोई दवाइयों के मरीज होते हैं, या किसी किस्म की किसी बंदे को बीमारी होती है। अल्हम्दुलिल्लाह हम तो बिल्कुल सेट थे, हमें तो कोई परेशानी नहीं थी, कोई इस तरह की जो है ना मेडिकल जो प्रॉब्लम नहीं थी किसी किस्म की। तो हम तो सबर शुक्र करके बैठे रहे। तो एक भट्ट था, उसके दिल को जो है ना, दिल का कोई उसको मसला था, तो उसकी सांस घुट रही थी। वो तो मौत के करीब जब जा रहा था, जाने लगा, तो उसने एकदम से ना उसको खड़काना शुरू कर दिया। खैर वो निकला, हैरानी था, हैरानी बड़ा हरामी था, उसने बाहर निकल के ना गालियां देना शुरू कर दी। तो वो भी जब बंदे की जान पे बनी होती है वो कुछ भी कर सकता है। उसने भी पहले तो उसने गाड़ी रोड के साइड पे लगाई ना, जिस साइड पे, तो जब डिक्की खोल के उसको गालियां दी, उसने बोला किसने ये किया, उसने बोला मैंने किया है। तो उसको ना उसने ऐसे चाकू निकाल के ना उसको डराने लगा। जैसे ही उसने डराया उसको, तो जब डराने लगा तो उसने साथ से ना रोड के ऊपर ही एक पत्थर पड़ा होता, उसने पत्थर पकड़ के ना ऐसे गाड़ी को ऐसे किया। तो यकीन मानो हकीकत में हमारे सामने वो ईरानी उसके सामने ऐसे हाथ जोड़ के कहता है खुदा के लिए, अपनी जुबान में उसने कहा कि अल्लाह अल्लाह, मसलन जो भी उसने कहा कि मुझे छोड़ दो, खुदा के लिए मेरी गाड़ी को नुकसान ना पहुंचाओ, आप आ जाओ, मैं आपको आगे फ्रंट सीट के ऊपर बैठाता हूँ। खैर उसको उसने फ्रंट सीट के ऊपर बैठा दिया। वो फिर उसने बड़े मज़े से सफ़र ना किया। तो हमने कहा चलो यार, इसका दिल का हार्ट का मसला था, तो चलो कोई मसला नहीं है, अगर उसको आसानी मिलती है तो ठीक है। खैर वो चलते जो है ना, वो बम्ब चौकी आ गई नाजरीन। बम्ब चौकी के ऊपर जो है ना, उन्होंने अभी वो दोबारा चौकी क्रॉस करवानी थी, लेकिन टैक्सियां तो उधर से नहीं गुजर सकती थी। रोड के ऊपर चौकी होती है जो जहाँ के चेकिंग होती है, तो उन्होंने पीछे हमको उतार दिया तकरीबन 4-5 किलोमीटर टैक्सियों के ऊपर। रात का 11 का टाइम था। तो जैसे ही उन्होंने हमें उतारा है तो कहते हैं एक साइड पे हो गए ना, आप बैठ जाओ। हम साइड के ऊपर होके बैठ के, एक एक गाड़ी आती गई, 12-12 13-13 आदमी वो निकालते गए। जैसे निकाल के उन्होंने बिठाना शुरू कर दिया, तो तकरीबन काफ़ी देर के बाद जो है ना, उधर हम बैठे रहे, काफ़ी 2-3 घंटे बैठे रहे। तो उधर से फिर एक ईरानी आया, डैंकर आया, जो लेके जिसने हमें लेके जाना था। एक नहीं बल्कि 3 आए। तो एक आगे लग गया, तो एक पीछे लग गया, और एक दरमियान में। तो उन्होंने एक लाइन में ना हमको कहते चलो अभी चलना शुरू कर दो। उधर से हमने चलना शुरू कर दिया, घरों के साथ से गुजरते ना, वो बम चौकी के ऊपर जो है ना सॉरी, बम चौकी के ऊपर हम चले गए। अभी हमने बम चौकी क्रॉस करनी। बम चौकी इस तरह है, और हमने पीछे से उसके ना टर्न लेना था। तो जैसे ही हम उसकी बैक साइड पे आए ना, बिल्कुल बैक साइड पे आए, पहाड़ भी थे और खेत भी थे। तो बिल्कुल जैसे बैक साइड पे आए तो लाइटें लगी हुई थी, बिल्कुल साफ पता चल रहा था कि बंदे गुजर रहे हैं उधर। हमको तो जो हमने जो रिजल्ट निकाला था, हमारी जो सोच थी कि ये डेंकर जो मिला हुआ है, क्योंकि उनका काम ही इसी तरह चलता है, रल मिल के खाते हैं तो गुजारा कर लेते हैं। तो जब वो उधर से हमको गुजार रहा था, बम चौकी के पीछे से गुजार रहा था, तो उस टाइम पे उसने ना, हमने खुद देखा है कि गाड़ी के ऊपर, रोड के ऊपर जो है ना, तो नाज़रीन हम देख रहे हैं कि एक पुलिस की गाड़ी जो चौकी की वो पुलिस की गाड़ी थी, वो राउंड कर रही है सड़क के ऊपर ना, ऐसे सड़क के ऊपर राउंड कर रही थी। हम तो थोड़ा सा साइड पे ना हट के बैठे हुए थे, और उसमें 100% जो है ना, हमें जो महसूस होता था कि वो डैंकर की बगैरती थी, क्योंकि चंद लोग उन्होंने उधर पकड़ाने होते हैं उनका भी, क्योंकि उन्होंने कानूनी कार्रवाई करनी होती है, या एजेंटों से पैसे लेके फिर छोड़ भी देते हैं। आगे मैं जाके आपको बताता हूँ कि हमको जैसे पकड़ा उन्होंने छोड़ा। तो उसमें जो है ना, उन्होंने ये काम किया कि उसने डैंकर ने हमको और उसके चौकी के बिल्कुल सामने जो है ना हमको बिठा दिया। तो जैसे उसने बिठाया है, हम देख रहे हैं, कहते हैं, और नाज़रीन कहते हैं कि नींद जो है ना कांटों पे भी आ जाती है, मौत के बिस्तर पे भी जो है ना नींद आ जाती है, फूलों के कांटों के बिस्तर पे भी नींद आ जाती है। तो नींद इतनी थी, थकावट इतनी हो चुकी थी, 3-4 दिन से कुछ मसलन के ना खुराक पूरी हो रही थी, ना नींद पूरी हो रही थी। तो जैसे ही उसने उधर बिठाया है, हम 3 लड़के थे जो आपस में दोस्त थे, उस ग्रुप में तकरीबन 200 आदमियों का वो ग्रुप था। तो वो दूसरे 2 लड़के मेरे साथ बैठे हुए हैं जो मेरे दोस्त हैं, मेरे गाँव के ही थे। तो एक जो है ना, मसलन के वो दूसरे लड़के लहदा थे, लेकिन बैठे एक ग्रुप की शक्ल में ही थे हम ना। तो जैसे हम बैठे हैं तो मुझे नाज़रीन उधर नींद आ गई।
नींद आई और मैं एक या 1.5 मिनट या 2 मिनट लगे होंगे कि हम खुद देख रहे हैं कि वो राउंड कर रहे हैं और एकदम से उन्होंने ये एक कट लिया, गाड़ी का कट लिया और सीधा वो खेतों की तरफ जो है ना, बड़े उनकी मतलब कि हाईलैक्स डाले होते हैं उनके पास, तो उनको तो कोई टेंशन नहीं होती है, वो डायरेक्टली हमारे ऊपर आ गए। तो जैसे उन्होंने टर्न लिया ना, तो मेरे दोस्तों ने मुझे ऐसे एक दफ़ा ऐसे पकड़ के ना हिलाया कि उठ जाओ भट्टी साहब, जो है ना अभी तुम्हारी खैर नहीं है, पुलिस वाले आ गए हैं। तो मेरे को नादिन ना मतलब नींद में था, तो मैं जैसे ही उठा हूँ, आंख मलते मलते 1 या 2 मिनट लगे होंगे ज़्यादा से ज़्यादा कि आंख लगी है और डायरेक्टली पुलिस ऊपर। और जब मैंने ऊपर उठ के देखा है तो पुलिस वाले बिल्कुल ऊपर आ चुके थे और लोग भाग रहे हैं, ऐसे भाग रहे। रात का अंधेरा था, तकरीबन 1-2 का टाइम था, 2-3 का होगा। तो मैंने भी जो है ना भागने की कोशिश की। जैसे मैंने बैग अपना उठाया और नाज़रीन एक कुदरती, मैंने अपना बैग उठाते दूसरे 2 बैग उठा लिए, 2 बैग उठा लिए, बस नींद में था, पता भी नहीं, टेंशन भी थी। और अपना एक बैग उठाना था तो दूसरे बैग उठा के जब थोड़ा सा दूर गया, थोड़ा सा ये अभी नज़दीक ही था कि मुझे पता चल गया कि एक पुलिस वाला जो है ना मुझसे आगे निकल चुका है और आगे से एक बंदे को उसने पकड़ लिया है और उसको मार रहा है। इधर वो हड्डियों के ऊपर उसने इतना मारा, इसके मार मार के ना उसने बड़ा उसकी चीखें आवाज़ दे रही थी। एक मेरे पीछे था, उसने बोला स्टॉप स्टॉप, अपनी आवाज़ में उसने इंग्लिश में बोला कि स्टॉप, रुक जाओ। तो जैसे ही मैंने ऐसे पीछे देखा तो वो बिल्कुल मेरे ऊपर था, मैं भाग भी नहीं सकता था उधर। तो मैंने उधर ही बैग गिराया और मैंने बिल्कुल ऐसे हाथ खड़े कर दिए, क्योंकि मुझे पता था, मुझे बताया गया था कि ये ईरानी, मुझे पहले भी इल्म था कि ये ईरानी जो है ये गोलियां सीधी मार देते हैं, पुलिस वाले हों या दूसरे हों, इनके सामने होशियारी करने की ज़रूरत नहीं है। तो जब मैंने पीछे देखा मुड़ के तो वो बिल्कुल ऊपर था, मैंने ऐसे हाथ खड़े कर दिए। उसने कहा ओके नो प्रॉब्लम कम। मैं उसके पीछे पीछे चलना शुरू हो गया। बैग उठाए, एक बैग मैंने अपने कंधे पे डाला, एक हाथ में पकड़ा और जाके डाले में बैठ गया। जब डाले में मैं बैठा हूँ तो वो ले गया मुझे बम्ब चौकी के अंदर, उन्होंने जाके इंटर कर दिया। जो 2 लड़के भाग रहे थे, 2 बंगाली हम पकड़े, 2 हमारे साथ बंगाली थे, बांग्लादेश के थे भाई हमारे, वो पकड़े गए। और एक 2 हमारे पाकिस्तान, एक गुजरांवाले का था और एक गुजरात का था, और मैं था छठा, ये 5वां बंदा मैं था उनके साथ। 3 पाकिस्तानी और 2 बंगाली, 5 बंदे थे हम टोटल जो है ना। तो हमको उन्होंने पकड़ लिया, पकड़ के जब वो उसके अंदर ले गए उन्होंने जाके हमको बिठा दिया। वो बहुत ही एक छोटा सा कमरा था, उसमें से स्मेल आ रही थी इतनी बदबूदार, पता नहीं उसमें क्या वो रखते थे क्या नहीं रखते थे, लेकिन वो बहुत जैसे वो हमारे साथ रज़ाइयाँ भरने वाली नहीं होती, रूह पिंजनी जिसको कहते हैं, ऐसी उसके अंदर से ना वो स्मेल बड़ी गंदी सी आ रही थी। तो गर्मी भी बहुत ज़्यादा शिद्दत से, ईरान की गर्मी तो मशहूर है, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। तो उसमें जाके उसने ना बंद कर दिया। तो जब उन्होंने बंद कर दिया तो वो एक मुलाजम आया हमारे पास, तो वो कहता है आप जो है ना हमको 2-2 हज़ार रुपया दो पाकिस्तानी, तो हम इधर से ना आपको छोड़ देते हैं। तो पैसे तो हमारे पास थे, हमने कहा हमारे पास पैसे नहीं है। खैर हम बहुत टेंशन में थे, बहुत परेशान थे। खैर हम बैठे रहे। वो बंगाली जो थे ना उनके पास पासपोर्ट थे और वीज़ा लगवाया हुआ था। वो इतने पागल थे कि वो वीज़ा लगने के बावजूद, ईरान का वीज़ा था उनके पास और वो ढेंकी लगा रहे थे। तो खैर उन्होंने जो है ना वो जो भी कुछ किया, उनकी तलाशी वगैरह ली, उनके पास से पासपोर्ट निकले। खैर उन लोगों को तो उन्होंने छोड़ दिया, खैर हमको भी छोड़ दिया। लेकिन हमारी तस्दीक करने के बाद हम छोड़ा, अगले दिन हमको छोड़ा। लेकिन वो नाज़रीन मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगा कि कैसे मुझे छोड़ा और क्यों छोड़ा, किस वजह से छोड़ा। ये जेंट की पावर थी या मेरे अल्लाह की मेहरबानी थी कि जिसने उधर से हम लोगों को छुड़वा के तो फिर हमें जो है ना पहली डेंकी में जो है ना तुर्की पहुंचा दिया। तो नाज़रीन वीडियो बहुत लंबी हो रही है, तो इंशाल्लाह मैं एक नई वीडियोस आपके लिए लेके आऊँगा कि आगे बम चौकी से मैं कैसे छूटा, कितने पैसे मैंने ईरानियों को दिए। क्योंकि ईरान में बहुत से कम लोग जो है ना उधर उनको छोड़ते हैं, बहुत कम लोगों को छोड़ते हैं, ज़्यादातर डिपोर्ट कर देते हैं। जब पुलिस वाले या फ़ौज वालों के हाथ पे आप लग जाते हो ना तो वो फिर डिपोर्ट ही करते हैं। तो खैर ये मसला हुआ कि उन्होंने हमें छोड़ दिया। ये मैं बताऊंगा कि कैसे छोड़ा, कैसे हमने जेंट के साथ रब्ता किया, हमने सिम कार्ड किधर से लिया, वो पुलिस वाला हमसे कितने पैसे मांग रहा। तो इंशाल्लाह मैं एक नई वीडियोस के साथ आपको मिलूंगा। तो जिन भाइयों से मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सके। अगर किसी भाई को इन्फॉर्मेशन चाहिए हो डेंकी के हवाले से तो वो मैं इंशाल्लाह अपने इंसानियत के नाते से, अपना भाई होने के नाते से आपको वो इन्फॉर्मेशन दे सकता हूँ। आप पूछ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, उस पर आप रब्ता कर सकते हैं, व्हाट्सअप नंबर है मेरा।
फेसबुक के ऊपर आप मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है, मैं बिला झिझक आपसे हर किस्म की आपको इन्फॉर्मेशन इंशाल्लाह ज़रूर दूंगा। तो ठीक है नाज़रीन, अपनी दुआओं में याद रखें, अपना ख्याल रखें, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। ओके, अल्लाह हाफिज़।